कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस तरीके से बताया गया है और कानून और अदालतों के सामने इसको लेकर अब बहस क्यों छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान द्वारा नागरिकों को मिला सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण अधिकार है। इसे कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना सरकार वापस नहीं ले सकती। यदि कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत बरकरार रखने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब इस बात की वास्तव में आशंका हो कि उसके जमानत पर रिहा होने से कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अटल है और राज्य बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे खत्म नहीं कर सकते। कानूनी प्रक्रिया के बिना अगर राज्य किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है तो ये संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने 17 नवंबर 2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं पर कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसकी सराहना नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने का अधिकार है और उच्च न्यायालय भी आपकी रक्षा कर सकते हैं। ये तब कहा जब एक मसले को लेकर अनुच्छेद 22 के तहत याचिका सुप्रीम कोर्ट आई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट के पास जाएं इसे लेकर। समझेंगे कि असल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के मुताबिक क्या कहा गया है और क्या कानून और अदालतों के सामने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक व्यक्ति या संगठन या समाज या धर्म के आधार पर इसमें कोई भेदभाव हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर कई उदाहरण ऐसे क्यों हैं जिसमें अलग अलग राय और अलग अलग फैसले दिखते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र साहब हैं जो कि जस्टिस हैं, फॉर्मर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पी.के. मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर स्वागत है। और हमारे साथ अशोक पागरिया हैं, सीनियर लीगल जर्नलिस्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में मल्होत्रा सर आपसे करना चाहूंगा कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार हम कहते हैं, संविधान में इसके बारे में साफ तौर कहा गया है, किस तरीके से इसकी व्याख्या की गई है संवैधानिक अधिकार के तौर पर, और आज के दौर में ये किस तरीके से कई बार कानून या अदालतों की ओर से अतिक्रमण का शिकार होता नजर आता है। कविंद्र जी, संविधान का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है और उसमें हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकारों का जिक्र है। आपने जिक्र किया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कानून जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात की है, जिसे आर्टिकल 21 में बताया गया है। और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो निजता का अधिकार है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसको अगर लेना है तो इट कैन बी टेकन अवे ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। हालांकि ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट द प्रोसीजर हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, तभी आप उसके अधिकार को ले सकते हैं। अदरवाइज ये अधिकार किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता है। और इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से लेकर आज तक अगर इसके लिए डिस्कशन किया जाए तो मैं समझता हूं हमारे लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इसमें बहुत सारे राइट्स को, राइट टू लाइफ को ये कहा गया कि ये राइट टू लाइफ डजंट मीन राइट टू लाइफ लिव इन ए वेजिटेटिव स्टेट। बहुत सारे राइट इसमें पढ़े गए हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हैव ए डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू हैव एजुकेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, right to a fair trial, right to legal assistance. All these rights, right to shelter, right to food, all have been read in Article 21. और अगर कोई भी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी अगर इस अधिकार का हनन करती है तो कोई भी व्यक्ति उसके एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में अप्रोच कर सकता है, या संविधान के अंदर यह भी प्रावधान है कि आर्टिकल 32 में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। जब पार्लियामेंट में इस विषय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस विषय पर डिबेट चल रही थी
तो आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक रेट पिटीशन फाइल कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में अंबेडकर साहब ने यह कहा कि अगर कोई भी राइट को हम फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल्स कहा जाए या कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल कहा जाए तो वो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। मीनिंग देयर बाय आपने इंडिविजुअल्स को, नागरिकों को यह अधिकार दिया कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अगेन ये एक फंडामेंटल राइट है और वो हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं है, इसलिए आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर से कहीं अधिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर केवल रिट्स इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर 226 कोई और आदेश भी पारित कर सकती है। 32 को भी काफी वाइडली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए जब आर्टिकल 32 में पिटीशन आती है तो इस पे इसका संज्ञान लेते हुए बहुत अच्छे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय समय पर आए हैं जहां मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है, मोर पर्टिकुलरली व्हेन इट रिलेट्स टू आर्टिकल 21। लेकिन देखने में ऐसा आया है कि अभी कुछ समय से पीछे इस तरह के केसेस नोटिस में आए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट स्वयं पावर को एक्सरसाइज ना करके केसेस को हाई कोर्ट को रेफर कर रही है और उसको लेकर के एक डिबेट शुरू हुआ है कि अगर एक व्यक्ति डायरेक्टली अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको हाई कोर्ट को डायरेक्ट करे या स्वयं उसके ऊपर विचार करे। शुरू के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए 1950 के डिसीजन भी हैं, 1972 का डिसीजन भी है, 1978 का डिसीजन भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को एंटरटेन करेगी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि नंबर ऑफ सच पिटीशन हैज गॉन क्वाइट लार्ज और शायद सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है, इतने जजेस नहीं है, तो ऐसे केसेस जहां सुप्रीम कोर्ट समझती है कि वो ऐसा ये इस तरह में या तो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं या कोई और कारण है जिसकी वजह से इसको हाई कोर्ट को रेफर किया जा सकता है, तो इस तरह की पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट्स को भी रेफर कर रही है। सवाल ये उठता है कि अगर मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता हूं, तो क्या ये उचित है कि कोर्ट उसको कहे, पिटिशनर को ये कहे कि आप हाई कोर्ट जाके अप्रोच करिए। इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हुआ है और कुछ एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अभी ऐसे आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मे बी समय के कारण या फैक्ट्स के कारण कहा है कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच करिए और हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। आज का जो विषय है मैं समझता हूं वो इसी डिबेट को लेकर के है। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो हाई कोर्ट को डायरेक्ट करने का कारण है उसका मेन कारण यही हो सकता है कि एक तो नंबर ऑफ पिटीशन बहुत ज्यादा है या उसके फैक्ट्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है जिसके लिए और क्लैरिटी की जरूरत है, या उसमें एम्बिगुइटी है और केस में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हाई कोर्ट को रेफर कर रही है। इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए मैं समझता हूं कि फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर प्रॉपर विचार करने के बाद ही इस तरह की डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस तरह की पिटीशन को एंटरटेन करके उसके ऊपर अपना फैसला देना चाहिए। अशोक, दो चीजें हैं, एक तो जैसा कि कहा मल्होत्रा साहब ने, और जब मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है जो संविधान की ओर से में दिया गया मौलिक अधिकारों में शामिल है, किसी एक व्यक्ति के लिए वो अधिकार मायने रख सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए क्या वो अधिकार नहीं हो सकता कानून और अदालत के सामने, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जब उसे अलग अलग तरीके से देखा गया और उसको ट्रीट किया गया। दूसरा कि अगर आर्टिकल जो 32 की बात आती है, अगर वो एक पैरामीटर है तो फिर सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट की ओर जाने का निर्देश क्यों नहीं? एक केस में आप सुनवाई करें, दूसरे केस में अगर भेजें तो फिर क्या हमारे आम जन कानून और अदालत के सामने बराबरी पर खड़े होते नजर आते हैं? ओके, तो ये दो बड़े इश्यूज हैं और दोनों ही एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। नाउ जहां तक पहली बात का सवाल है, पर्सनल लिबर्टीज की बात का सवाल है, ये एक बहुत ही एक्सपैंडिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब कि पर्सनल लिबर्टीज
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपैंड हुई है। 1950 से जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया है और आज हम 2020 में हैं, द होल आइडिया ऑफ पर्सनल लिबर्टी हैज एक्सपैंडेड ओवर द इयर्स, और इसमें न्यायालयों की जो भूमिका रही है वो बहुत अहम रही है, क्योंकि न्यायालयों ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दिया है। और जैसे कि मल्होत्रा साहब ने भी कहा कि जैसे कई नए राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए, राइट टू प्राइवेसी इंट्रोड्यूस किया गया, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया, राइट टू लाइवलीहुड इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारे जो राइट्स हैं ये पर्सनल लिबर्टी के, एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। और जो फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर 3 में दिए गए हैं संविधान के, उनको एक साथ देख के मतलब जो उनका इंटरप्रिटेशन होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो सब एक साथ देखे जाते हैं। जहां तक जो मुद्दे आजकल इंक्रीजिंगली सामने आ रहे हैं कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट कई केसेस का फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस का संज्ञान ले लेती है, कई केसेस में ऐसा होता है कि उन्हें हाई कोर्ट्स जाने का निर्देश दिया जाता है। तो ये कोई चीज ऐसी नई नहीं है कि यूजुअली हमने ये देखा गया है कि कोई जुडिशियल डिसिप्लिन नहीं है इस मामले में, कोई गाइडलाइंस भी लेड डाउन नहीं है कि किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेंगी, किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में जाने को कहेंगी। हालांकि अपने अपने जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जब कहती है कि आप यू आर बेटर प्लेस टू गो टू द हाई कोर्ट, वो एक रीजनिंग देने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कोई जुडिशियल डिसिप्लिन नहीं है और ये बहुत ही आर्बिट्री तरीके से जो जजेस होते हैं वो इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से पर्सनल लिबर्टीज आज बड़ा ही एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, वो यह है डिटेंशन, द पावर ऑफ द स्टेट टू डिटेन और पुट एनीबडी अंडर अरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई जांच एजेंसी अरेस्ट कर लेती है तो आपका पर्सनल लिबर्टी इज एट स्टेक। तो हमने कई मामलों में देखा गया है कि हालांकि वो क्रिमिनल मुकदमा तो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल होता है, जो पिटिशनर होता है, जो अक्यूज्ड होता है, वो ये बोलता है कि ये मामला मेरे पर्सनल लिबर्टी का भी है, क्योंकि ये दिस गोज टू द कोर ऑफ माय फंडामेंटल राइट्स बिकॉज आई हैव बीन अरेस्टेड by the agencies without following the due process of law। और वो इस चीज को क्रिमिनल केस से एक फंडामेंटल राइट्स का केस बना के सुप्रीम कोर्ट या ऊंची अदालतों में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज है कि कोर्ट्स में डिसिप्लिन नहीं है, कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए जो फॉलो किए जा सके, जिससे कि एक जुडिशियल सर्टेनिटी हो कि मामले कैसे प्रोग्रेस करेंगे। सतीश सर, क्योंकि अदालतों की जिस तरीके से मैं कहूँ कि बुनियाद है और जो प्रोसेस है, अगर मैं उसको समझूं, क्यों ऐसा इस वक्त कुछ एक वर्ग जिनकी ओर से आरोप लगते हैं कि हाई कोर्ट लेवल पर अलग अलग राज्यों में किसी भी एक कानून के तहत गिरफ्तार या आरोपित व्यक्ति को लेकर, चाहे वो जमानत का मसला हो या उससे आगे की प्रक्रिया का मसला रहा हो, वहां पर अलग अलग पैरामीटर या बैरोमीटर नजर आते हैं। और ऐसे में एक केस में अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है ये कहते हुए किसी को छूट मिलती है, तो दूसरे वाली केस में वो छूट क्यों नहीं हो सकती? और क्या ये कहा जाए कि मौलिक अधिकार का ये जो बंद है ये सब के लिए, यानी कि सभी राज्यों में सभी जनता के लिए उस तरीके से एक समान नहीं है? और जैसा कि कहा अशोक जी ने कि वो निर्भर करता है माननीय की सोच, उनकी अपनी स्पेशल पावर और इंटरप्रिटेशन पर। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है, इस पर तो अभी मल्होत्रा साहब ने बताया कि फंडामेंटल राइट्स है और कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है। सामान्य दर्शक के लिए बता दिया जाए कि जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो क्राइम होता है, वो तो आईपीसी के अंदर आएगा। किसी ने उसको किसी कंफाइनमेंट कर दिया, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट है, और वहां स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट पार्टी बनेगी, आप एफआईआर लॉन्च कीजिए और स्टेट उसका आपको पार्टी करेगी। क्वेश्चन उठता है कि जब स्टेट ही उसको वायलेट करेगा तब क्या रेमेडी है? तो राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो है हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट के अंदर जब केस आता है या वो बताया जैसे कि रिट जुरिडिक्शन है 226 के अंदर वाइडर पावर है, उसके अंदर उसको दिया जा सकता है। 32 के अंदर सीधा सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड कर सकता है। गाइडलाइंस यूनिफॉर्म इसलिए नहीं हो सकती, हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उसके लिए कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं बन सकती। इस पर बहस हो सकती है, इससे कुछ इमर्ज हो सकता है, आगे चल करके कुछ चीज बन सकती है कि इसको किया जा सकता है। और जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 और 22 है जिसके अंदर दिया गया प्रिवेंशन, इसको अगर थोड़ा और वाइडर करेंगे तो आर्टिकल 19 भी इसमें आ जाएगा। तो जब तक वो स्पीक नहीं करेगा, भाषण नहीं देगा, तो उसको डिटेन क्यों करोगे आप? कोई राजनेता है, कोई भी है, उसको भाषण देता है, कुछ कहता है, टीवी पे चिल्लाता है, कुछ करता है, तभी तो आप उसको करेंगे डिटेन। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 22 ऑल आर कोरिलेटेड रिलेटिंग टू द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उससे वो सारे रिलेटेड हैं। और ये फ्रीडम जो है, जो इसको जो विक्टिम अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, उसको भी देखना चाहिए क्या वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है या वो सिर्फ गालियां दे रहा है या कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है। उसको देखना चाहिए कि एक तरफ हमारे पास राइट है, दूसरी तरफ हमारे पास ड्यूटी है, दोनों का बैलेंस बना करके अगर वो चलता है और उसको करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये दूसरी, ये जो आपका आर्टिकल 19, 21, 22 में जो राइट दिया गया है लिबर्टी का, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ में कहा गया है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उस पर इंपोज की जा सकती है बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो ये कोई इसके अंदर आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं मिला कि साहब मेरा तो वायलेशन हो, मैं जो चाहूं सो करूं, दूसरा कुछ नहीं करेगा या वायलेट होगा, वो नहीं है। आपको ड्यूटी देखनी है, आपको अपने जो है राइट्स को देखना है कि कहां उसके अंदर किया जा सकता है। अब आप फेक न्यूज बनाते हैं, कल को पता लगा वो फेक न्यूज है, तो आप ये लिबर्टी नहीं ले सकते, आप राइट को एंजॉय नहीं कर सकते, क्यों? आप तो खुद गिल्टी हैं फेक न्यूज बनाने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके अंदर आएगा। आप नेशन की रेस्पेक्ट करें, आप उसके जो है इंटीग्रिटी के लिए बात करें, आप सक्सेसनिस्ट के सपोर्ट करें, पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, तो नेचुरली इसका वायलेशन है ही है। तो पहले आपको ये देखना कि आप अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 51A के अंदर ड्यूटियां प्रेस्क्राइब की गई। लेकिन यहाँ पर एक जो नई चर्चा ये है कि क्या एक ही ग्राउंड पर कोई एक अदालत दो अलग अलग आरोपियों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है? तो फिर आधार क्या होगा? क्योंकि अगर एक्स की अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है तो वाई की भी है। उसी धारा और उसी, मैं कहूं कि अगर कानूनी केस के तहत एक स्टेट कार्रवाई करता है और दूसरा स्टेट भी कार्रवाई करता है, लेकिन दोनों आरोपियों के खिलाफ अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रवैया अलग है, तो ये क्यों और कैसे है? देखिए, अगर क्राइम एक है और दो को एक्यूज्ड हैं तो दोनों को बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और मिलता भी है। लेकिन क्राइम अलग अलग हैं, अलग अलग राज्य में है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में है, तो उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कोर्ट कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन करेगा और जो करना चाहे वो करेगा, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। और मोर ओवर ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है या बेल ग्रांट करना है, ये तो सारा सारा आपका इंट्रीम मेजर है, फाइनल तो बाद में होगा डिसाइड। तो इंट्रीम मेजर जो है बेल ग्रांट करने का या उसको रिलीज करने का, वो तो टोटल डिस्क्रिप्शन है, दैट इज नॉट ए फाइनल वर्डिक्ट, वो तो बाद में डिसाइड होगा। तो जो टोटल इसका I would like to intervene here। जहां तक बेल ग्रांट करने का जो पावर है, वो जो डिस्क्रिशनरी पावर है, वो भी देखिए मुद्दा ये है कि जजेस जो पावर एक्सरसाइज करते हैं वो आर्बिट्री तरीके से नहीं कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा डिस्क्रिशन है। जज के लिए भी एक प्रॉब्लम है, जज के भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि प्राइमा फेसाई क्या है, वो मुकदमा बनता है या नहीं, क्या उस अभियुक्त को जब छोड़ा जाएगा क्या वो अपने आप को वापस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या ट्रायल के लिए प्रोड्यूस करेगा या नहीं, और इन सारी उससे अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस को देख के बेल देता है नहीं देता है। लेकिन अक्सर ये जरूर देखा गया है कि सेम सर्कमस्टांसेस में जजेस अलग अलग उनका जो फाइनल आउटकम है उस पे पहुंचते हैं। हालांकि बिकॉज बेल जो है इट ऑल्सो, मतलब जो गिरफ्तारी है स्टेट एजेंसी के द्वारा और जमानत नहीं दिया जाना, ये भी पर्सनल लिबर्टी का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि हम ये नहीं, कोई स्टेट एजेंसी ये नहीं कह सकती कि हाँ मुझे इसके विचार पसंद नहीं है तो उसको उठा के जेल में रख दिया और फिर उसके बाद में कहा कि नहीं अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा, लोगों को भड़काएगा। भाई आपके पास कोई प्राइमा फेसाई सबूत होना चाहिए। जस्ट बिकॉज सम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और सम इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द स्टेट, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कई लोगों को
महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या कोई लेफ्टिस्ट लिटरेचर रखने के लिए भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जहां तक बेल का सवाल है तो सिंगापुर कन्वेंशन है जिसके अंदर इंडिया भी एक पार्टी था, उसके अंदर जो बेसिक गाइडलाइंस उन्होंने की थी कि एप्रीहेंशन होना चाहिए कि भाई एक्यूज जो है भागेगा नहीं, पोटेंशियल उसके अंदर वो होना चाहिए कि भागेगा नहीं, दूसरा विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या मटेरियल एविडेंस जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ये सारी चीजें देखनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी वगैरह ले लें, उसको तड़ी पार कर दें, उसको कह दें कि भाई आप इस एरिया में नहीं जाएंगे, तो सम कंडीशंस कैन बी लेट डाउन, उस पर लगाई जा सकती हैं। उसके जहां तक है सवाल तो बेल की गाइडलाइंस तो है उसमें, लेकिन इट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, हर केस के फैक्ट्स अलग अलग हैं, इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है। एक सॉरी फॉर द इंटरवेंशन, बट आई एम ऑफ द, मेरा जो पर्सनल राय है वो ये है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पावर ऑफ द स्टेट टू डिटेन हिम, और मतलब उस चीज को मेयर एप्रीहेंशन के बेसिस पे उस पर्सनल लिबर्टी पे स्टेट या जुडिशरी उसको ट्रैम्पल नहीं कर सकती है। कोई पर्टिकुलर जज या कोई पर्टिकुलर कोर्ट ये सोचे कि नहीं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम अगर रिलीज करते हैं तो ये होगा, what is of importance, what should weigh with the particular court or the particular judge is कि उसकी personal liberty जो उसका fundamental right है क्या वो trample हो रहा है या नहीं, that should be the guiding principle by which while granting bail that should be seen, besides the attendant circumstances which you rightly pointed out, sir. मल्होत्रा सर। रविंद्र जी, जो दोनों मेरे को पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और मैं समझता हूं वो सभी बहुत वैलिड मुद्दे हैं जब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कानून और अदालतें। अगर हम इसी विषय पर वापस आते हैं तो मैं समझता हूं हम दो बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक jurisdiction of the courts in such matter और दूसरा discretion exercised by the courts in exercising this jurisdiction। मैं समझता हूं ये दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जहां तक jurisdiction का सवाल है, कोर्ट्स के पास पावर भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। अगर दोनों के पास एक जैसी पावर है और फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी का सवाल है और कोई सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्यों हाई कोर्ट भेजती है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं क्यों नहीं डिसाइड करती? यहां डिस्क्रिशन का सवाल आ जाता है। जैसा कि मैंने कहा शुरू में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पावर हमारे पास है, ये मौलिक अधिकार इंडिविजुअल का है और उसको राइट संविधान ने दिया है, तो अगर वो हमारे पास आता है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केसेस अब वो उन्होंने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि अगर हाई कोर्ट के पास पावर है तो आप हमारे पास क्यों आए हैं, आप पहले हाई कोर्ट में जाइए। क्या ये हाई कोर्ट के पास भेजना, इस तरह की डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना, क्या ये उचित है? मैं समझता हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर विचार होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आनी चाहिए। अशोक जी ने जैसा कहा बिल्कुल ठीक कहा कि इस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की गाइडलाइन ले डाउन नहीं की है। क्या इस तरह की गाइडलाइन ले डाउन की जा सकती हैं या ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस सुप्रीम कोर्ट विल टेक ए व्यू कि लेट दिस मैटर गो टू हाई कोर्ट एंड वी विल नॉट एक्सरसाइज अवर डिस्क्रिशन अंडर 32 टू एंटरटेन दिस पिटीशन? वो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास रहनी चाहिए। क्या उसको गाइडलाइन से जो सुप्रीम कोर्ट स्वयं इशू करेगी, क्या इस तरह की गाइडलाइन से उस पावर को जो है और जो इंडिविजुअल के राइट का हनन करती है क्या एक्सरसाइज किया जा सकता है? मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए और कुछ विचार भी आने चाहिए। अगर मेरा अधिकार है कि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन मुझे ये कह सकती है कि नहीं आप हाई कोर्ट के पास जाइए? मैं समझता हूं इसके ऊपर जो है या तो सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन लेके आए कि 32 में आपका अधिकार है, या तो काम की वजह से या दूसरे कारणों से हम ये गाइडलाइन ले डाउन करें कि पहले आप हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, अगर वहां आपको रिलीफ नहीं मिलता फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। तो मैं समझ सकता हूं कि उसमें कुछ एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आएगा। अदरवाइज इक्वालिटी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, इस तरह की डिबेट करते रहेंगे और कोई डिस्क्रिशन हमारे कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा। बिल्कुल सही है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए क्योंकि अभी तक कोई गाइडलाइंस है ही नहीं। किसी केस में तो एकदम बेल ग्रांट कर देते हैं, कोई अच्छा वकील खड़ा हुआ तो चलो भाई बेल ग्रांट हो गई, इसी केस में उनको वापस भेज देते हैं, कुछ में रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सब चलता रहता है, तो इसके लिए कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। और मेरे विचार से जब वो वापस भेजें तो उसमें स्पीकिंग ऑर्डर दे दें, ज्यादा अच्छा होगा। चाहे वो शॉर्ट ऑर्डर ही क्यों ना हो, किस लिए वो वापस भेज रहे हैं वो बता दें उसमें। बिल्कुल। अशोक एक आखिरी कमेंट, क्योंकि जब
संविधान में हमें वो अधिकार सबको बराबर मिला हुआ है, तो कोर्ट या अदालत की चौखट पर उसमें ये नहीं दिखना चाहिए कि इसमें कोई भेदभाव हो रहा है, चाहे वो वकील कौन खड़ा हो रहा है, व्यक्ति कौन है, किस समाज का है, किस तबके का है। ज़रूरी है इसके लिए कुछ कॉमन गाइडलाइंस, क्योंकि विशेषाधिकार जो है और किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर, इंटरप्रिटेशन पर कानून या मौलिक अधिकार डिपेंड नहीं होने चाहिए। जी, जहां तक जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन का सवाल है, उसका रुतबा लोगों की आंखों में तभी बढ़ेगा जब एक जुडिशियल सर्टेनिटी हो उनके एक्शंस में और उनके जजमेंट्स में और उनके ऑर्डर्स में एक सर्टेनिटी हो। जहां पे आर्बिट्रीनेस आती है, जहां पे डिस्क्रिशन आ जाता है, वहां पे एक रीजनेबल सस्पिशन अराइज होता है, और जहां पे सस्पिशन अराइज होता है, द इंस्टीट्यूशन इज अ कैजुअलिटी। सो आई बिलीव कि अगर जुडिशरी which includes the lower courts, high courts and the Supreme Court, अगर as an institution उनको अपनी छवि बनाए रखनी है, तो उनको ज्यादातर जुडिशियल सर्टेनिटी के साथ काम करना पड़ेगा और आर्बिट्रीनेस और डिस्क्रिशन कम करना पड़ेगा। राइट सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शक समझ रहे होंगे कि असल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संविधान में क्या कहा गया है, और कोर्ट और कानून